हेलो मित्रों, मैं शिवम एक बार पुनः आप सभी का आर लोअर पीसीएस आदि जीएस के लिए उपयोगी टेस्ट सीरीज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है, किस समिति द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठन और कार्यों में संशोधन करके इनकी संरचना को और सुदृढ़ करने के संबंध में सुझाव दिया गया था? शिवरमन कमेटी, दांतेवाला कमेटी, नरसिम्हन कमेटी की केलकर कमेटी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? दांते वाला कमेटी। अब ध्यान रखिएगा एक बात, अगर सवाल ये पूछता क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको आरआरबी भी कहते हैं, आरआरबी की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर बताना क्या है? 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर हुई थी। लेकिन दंतेवाला जो कमेटी थी, इसकी सिफारिशों के बाद, है ना, आरआरबी को प्रमुखता मिली थी और उनसे कहा गया था कि वो ग्रामीण ऋण संरचना का एक अभिन्न अंग बने, है ना। और जो आरआरबी है, भारत में पहली आरआरबी, ये भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वो 2 अक्टूबर 1975 को, है ना, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थापित की गई थी। और इस बैंक का नाम क्या था? प्रथमा बैंक नाम था। अब एक बात और याद रखना, जितने भी आरआरबी बैंकें होती हैं, इनका केवल एक ही काम होता है, ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने पर उनका विशेष ध्यान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण देने पर उनका विशेष ध्यान होता है हमारा। प्लस आरआरबी जो बैंकें होती हैं, आरआरबी बैंकें जो है किसी न किसी राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रायोजित यानी कि स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए, है ना। प्रत्येक आरआरबी को, है ना, एक वाणिज्यिक बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड होना चाहिए, एक कॉमर्शियल बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। तो एक बात याद रखेंगे, आरआरबी में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है या केंद्र सरकार का कितना हिस्सा होता है? 50%। किसी भी आरआरबी में 50% हिस्सेदार वो होती है कौन? 50% हिस्सेदार होती है केंद्र सरकार। 35% हिस्सेदार कौन होती है? वो स्पॉन्सर्ड बैंक, वो जो उस आरआरबी को जो है स्पॉन्सर्ड करने वाली वाणिज्यिक बैंक है। तो वाणिज्यिक बैंकों का जो, है ना, वो कितना हिस्सा होता है आरआरबी में? 35%। और 15% हिस्सा किसका होता है? 15% हिस्सा आपका होता है इसका, राज्य सरकारों का। तो यानी कि एक आरआरबी में वाणिज्यिक बैंकों का 35% हिस्सा, केंद्र सरकार का 50% हिस्सा, और 15% हिस्सा जो होता है हमारा राज्य सरकारों का होता है। आरआरबी अधिनियम कब पास किया गया था? तो आरआरबी अधिनियम आपका पास किया गया था कब? 1976 में। आरआरबी अधिनियम का है हमारा 1976 का है हमारा आरआरबी एक्ट हमारा। ठीक है ना। तो ये बातें इनके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भवभूति कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। तो पहला विकल्प तो बिल्कुल ठीक है। भवभूति कौन थे हमारे? कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दरबारी कवि थे भवभूति हमारे। भारवी पल्लव राजा सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जो भारवी है, इनकी एक प्रमुख रचना भी है। भारवी संस्कृत के कवि हैं और 6ठी शताब्दी के कवि हैं। कौन? भारवी। इनकी एक रचना किराता अर्जुनियम, इसमें भगवान शिव और अर्जुन के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है किराता अर्जुनियम में हमारा। ठीक है ना। तो ये वही भारवी, मतलब भारवी लगभग हमारे कह सकते हैं क्या, 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं हमारा। किराता अर्जुनियम इनकी एक रचना मानी जाती है। और भारवी जो थे, सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। और सिंह विष्णु ना मिलेगा तो लगाना विष्णुवर्धन। पल्लव वंश के राजा सिंह विष्णु और विष्णुवर्धन के दरबार में थे भारवी। सिंह विष्णु और विष्णुवर्धन के दरबारी कवि थे कौन? भारवी। इसके अलावा एक व्यक्ति है राजशेखर। राजशेखर जो है वो लगभग 10वीं सदी के कवि हैं। और ये गुर्जर वंश के राजा, गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महेंद्र पाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल के गुरु और मंत्री थे। कौन? राजशेखर। और इनकी रचना है काव्य मीमांसा। इनकी रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जो राजशेखर थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा महिपाल के दरबार की शोभा बढ़ाते थे हमारा। ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा। और जो भवभूति मैंने बताया वो 8वीं सदी के विद्वान हैं, संस्कृत के, वो भी अपने नाटककार हैं, संस्कृत में रचनाएं नाटक वगैरह लिखा करते थे। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये 1985 के, गलत है। ये 1900 आपका आया था कब? महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में आया था हमारा।
कब आया था? 1956 में आया था। और इसमें संशोधन कब हुआ है? इसमें संशोधन 1986 में हुआ था। तो है 1956 का, और संशोधन 1986 में हुआ है। इसमें वैश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया है ना। और जो महिलाएं होती हैं, है ना, महिलाओं के व्यापार पर ये अधिनियम हमारा रोक लगाता है। महिलाओं के व्यापार वगैरह पर ये अधिनियम हमारा रोक लगाता है। इसके अलावा आपको पता ही होगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद नंबर 23 है, वो क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार पर रोक लगाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 हमारा। और मानव दुर्व्यापार में क्या क्या शामिल है? दास प्रथा शामिल है, बेगार या जिसको बलात्श्रम कहते हैं, बलपूर्वक श्रम लेना, है ना, ये शामिल है। मनुष्यों की वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय करना, मनुष्यों को वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय करना, ये शामिल है। बंधुआ मजदूरी भी इसी में शामिल है। स्त्री एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार भी मानव दुर्व्यापार में आता है। और जो देवदासियां हुआ करती थी मंदिरों में, वो भी मानव दुर्व्यापार में ही आता है हमारा। तो इसको रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 में पास किया गया था। और महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम ये 1956 में, और 1986 में इसमें संशोधन भी किया गया है। इसके अलावा बालक नियोजन अधिनियम 1938 का है। बालक श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम ये 1986 का है। ये 1986 का माना जाता है। और शिशु अधिनियम आजादी के बाद 1966 का माना जाता है। 1966 का माना जाता है। फिर राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से सेकंड वाले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्या? सी वाला। सी वाला गलत सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। वजह क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पहली बार मनाया गया था कब? 16 मार्च 1995 को। ठीक है ना। भारत में जो है पहली बार यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको यूआईपी प्रोग्राम कहते हैं, ये 1985 में चलाया गया था। जिसका उद्देश्य क्या था? बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक टीकाकरण। इसमें बीसीजी का टीका, पोलियो टीका, हेपेटाइटिस बी का टीका, डिप्थीरिया, टिटनस, काली खांसी, खसरा, इन सब के टीके शामिल थे। तो ये अभियान कब चलाया गया था? इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी, 1985 में चलाया गया था। फिर मिशन इंद्रधनुष चलाया गया 2014 में, बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक टीकाकरण पहुंचाने के लिए। और हाल ही में तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 आ चुका है, जो 2021 में चलाया गया था। कोविड-19 टीकाकरण अभियान 2021 में चलाया गया था। ठीक है ना। तो ये भी एक बात रखेंगे। इसके अलावा भारत को, है ना, डब्ल्यूएचओ द्वारा जो है पोलियो मुक्त किस वर्ष घोषित किया गया था? 2014 में पोलियो मुक्त जो है घोषित किया गया था। और बाकी आपको पता है कि जो पोलियो है, पोलियो का टीका किसने बनाया था? तो पोलियो का टीका ये खोजा था किसने? तो ये खोजा था जॉन सॉल्क ने और अल्बर्ट सॉबिन। जॉन सॉल्क और अल्बर्ट सॉबिन ने जो है पोलियो का टीका खोजा था हमारा। ठीक है ना। तो एक बात ये भी याद रखेंगे। तो जो जॉन सॉल्क थे, इन्होंने पोलियो का इंजेक्शन वाला टीका बनाया था। और अल्बर्ट जो सॉबिन थे, वो ओरल जो पोलियो का टीका होता है वो बनाया था इन्होंने हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है, तूतीकोरिन बंदरगाह है हमारा, और कांडला बंदरगाह है हमारा। तो याद रखिएगा, कृत्रिम बंदरगाह की सिटी में चेन्नई तो आता ही आता है, तूतीकोरिन भी आता है, लेकिन कांडला नहीं आता है। कुछ स्रोतों में कांडला को कृत्रिम माना गया है, लेकिन फिलहाल तो कांडला बंदरगाह वो नहीं आता है हमारा। अब एक बात याद रखेंगे, तो चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। ठीक है ना। और भारत का दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है, ये तमिलनाडु जिले में स्थित है हमारा। इसको चिदम्बरम बंदरगाह भी कहा जाता था। वीओ चिदम्बरम, वीओ चिदम्बरम बंदरगाह भी तूतीकोरिन को कहा जाता था। ठीक है। और एक है और कृत्रिम बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, है ना, जो महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। इसको निहावा श्यावा पोर्ट भी कहते थे। निहावा श्यावा पोर्ट भी कहते थे। इसके अलावा एक बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह। जो एन्नौर बंदरगाह है ना, जो एन्नौर बंदरगाह है हमारा, ये भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है। भारत का पहला कारपोरेट बंदरगाह है ना। इसको के कामराज बंदरगाह भी कहते हैं।
तो भारत सरकार के स्वामित्व वाला एकमात्र निगमीकृत बंदरगाह, ठीक है ना, निगमीकृत बंदरगाह या पहला कारपोरेट बंदरगाह एन्नौर पोर्ट है हमारा, जिसको कि कामराज पोर्ट भी कहते हैं हमारा। बाकी एक पारादीप बंदरगाह है, वो उड़ीसा का एक प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है, उड़ीसा का एक प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है। और डायमंड हार्बर ये कोई बंदरगाह नहीं है, ये हुगली नदी किनारे स्थित एक शहर है, नगर पालिका है डायमंड हार्बर, ठीक है। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा अशोक चंद्रा द्वारा दिया गया था, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा, योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था थी, संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका जिक्र तो था नहीं, इसलिए संविधानेतर संस्था थी, संविधानेतर संस्था थी। और योजना आयोग जो था, है ना, इसकी नींव कैसे पड़ी, तो अगर पूछेगा भारत में आर्थिक नियोजन, नियोजन मैंने होता प्लानिंग करना, तो भारत में आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। और भारत में नियोजित जो अर्थव्यवस्था है, जिसको हम मिश्रित व्यवस्था कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं, वो नियोजित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसके अलावा भारत में नियोजन विकास मॉडल कब लागू किया गया था, तो भारत में नियोजन विकास मॉडल ये 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। और भारत में प्लानिंग का जनक यानी कि नियोजन का जनक किसे कहा जाता है, एम विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में किताब लिखी थी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा पहली बार नियोजन के, है ना, विचार कहाँ पेश किए गए थे, तो एक कमेटी बनाई गई थी, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इसी में पहली बार राष्ट्रीय नियोजन समिति या राष्ट्रीय आयोजन समिति या राष्ट्रीय प्लानिंग कमीशन, ये भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय प्लानिंग कमीशन भी कह सकते हैं, नेशनल प्लानिंग कमीशन, ये बनाया गया था। तो चाहे नेशनल प्लानिंग कमीशन कहिए, चाहे राष्ट्रीय नियोजन कमेटी कहिए, समिति कहिए, चाहे राष्ट्रीय आयोजन समिति कहिए, है ना, ये पहली बार कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में बनाया गया था। और इस राष्ट्रीय नियोजन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। और फिर आगे चल करके 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना कर दी जाती है, केसी नियोगी कमेटी की सिफारिश पर, केसी नियोगी कमेटी की सिफारिश पर। इसके अलावा योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था, गुलजारी लाल नंदा। अंतिम उपाध्यक्ष कौन था, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, क्योंकि योजना आयोग को 2014 में समाप्त कर दिया गया था। और योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा अशोक चंद्रा ने ही दिया था। और योजना आयोग टॉप टू बॉटम काम करती थी, केंद्र के लिए योजनाएं बनाती थी और वो छन छन करके निचले स्तर तक आती थी हमारी। इसके अलावा योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष और भी रह चुके हैं, वो भारत के राष्ट्रपति भी रहे, प्रणब मुखर्जी, भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी भी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। और योजना का पहला अध्यक्ष, तो योजना आयोग का पहला अध्यक्ष कौन थे हमारे, तो योजना के पहले अध्यक्ष हमारे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे। तो योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद की संज्ञा अशोक चंद्रा द्वारा ही दिया गया था हमारा, ये बात याद रखने वाली है। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद किसने कहा था, केसी नियोगी, तो ये हो जाएगा गलत। राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी भी कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहते हैं, इसका गठन 6 अप्रैल 1952 को किया गया था, 6 अप्रैल 1952 को किया, जो पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देती थी। इसका भी उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में था नहीं, तो एनडीसी भी क्या थी, संविधानेतर संस्था थी हमारी। और एनडीसी को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा, इसका गठन कब हुआ था, तो एनडीसी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1952, एनडीसी का गठन 6 अप्रैल 1952 को हुआ था। और एनडीसी को सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा वो किसने दी थी, तो इसको सर्वोच्च मंत्रिपरिषद की संज्ञा वो दिया था के संथानम ने। किसने दिया था, के संथानम ने। अच्छा, योजना आयोग का मुख्यालय भी कहां पर था, नई दिल्ली में था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का भी मुख्यालय कहां पर था, नई दिल्ली में था। योजना पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति एनडीसी ही प्रदान करता था हमारा। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे। प्रधानमंत्री जो क्या थे, वो इसके अध्यक्ष के रूप में काम करते। इसके अलावा तो राष्ट्रीय विकास परिषद भी क्या था, एक गैर संविधिक सलाहकार निकाय था, इसका संविधान में कोई वर्णन मिलता नहीं था हमारा, ठीक है ना। तो एक बात आपको राष्ट्रीय विकास परिषद से ये भी याद रखनी है। इसके अलावा भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है ना, और योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते थे,
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना के सभी सदस्य एनडीसी के पदेन सदस्य होते थे हमारे। तो एक बात ये भी आपको याद रखने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो योजनाओं के सदस्य शामिल होते थे, सभी कैबिनेट मंत्री एनडीसी में शामिल होते थे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते थे इसमें हमारा। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसमें देखा जाए तो हालांकि बी भी गलत है, डी भी गलत है, तो कांडला आप यहाँ पे हटा दीजिए, ठीक है ना, तो बी को सही मान लीजिए, तो डी वाला आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा चौथा प्रश्न है, चौथ और सरदेशमुखी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, योजना के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, ये भी याद रखिएगा। तो चौथ और सरदेशमुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरदेशमुखी उन भूमि पर 10% की अतिरिक्त जुर्माना था जिस पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था। तो सरदेशमुखी कहां से वसूला जाता था? सरदेशमुखी जो था वो वसूला जाता था, मतलब सरदेशमुखी मराठों की आय का एक मुख्य स्रोत माना जाता है और ये किसी भी क्षेत्र में एकत्रित कुल राजस्व का 10वां हिस्सा होता था, है ना। और यह कर उन जमीनों पर लगाते थे जिन पर मराठों ने वंशानुगत अधिकार का दावा किया था, ठीक है ना। वंशानुगत अधिकार का जिन जिन जमीनों पर दावा किया था मराठों ने, उससे जो है 10% एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता था, ये वाला। और ये जो कर था मराठा सेना को बनाए रखने और मराठा साम्राज्य का विस्तार करने में मददगार था, सरदेशमुखी हमारा, ठीक है ना। तो पहला वाला विकल्प बिल्कुल ठीक है हमारा। इसके अलावा मराठा आक्रमणों से या छापों से बचने के लिए चौथ मराठाओं को दिया जाने वाला एक भूराजस्व का था, और भूराजस्व का कितना था? 1/4 था, ये बात बिल्कुल ठीक है। चौथ कर मराठा वसूलते थे, मराठाओं के आक्रमण से अगर आपको बचना है, आसपास के राज्य में आते हैं तो आपको चौथ देना पड़ता था, जो 25% होता था भूराजस्व का, ये देना पड़ता था हमारा किसी व्यक्ति को हमारा, ठीक है ना। तो एक बात ये भी याद रखने वाली है। तो चौथ कितना? 1/4 ही था, जाहिर सी बात है, नाम से ही प्रतीत होता है हमारा। और काठी नामक मापने वाली छड़ी का प्रयोग करके भूमि को मापते थे, है ना, मराठा काल में काठी नामक छड़ का प्रयोग करके। और भूमि को 3 भागों में बांटा जाता था, धान की खेत, बगीचे की भूमि और पहाड़ी रास्ते, ठीक है ना। इसके अलावा मराठा काल में जो है राजस्व अधिकारियों को क्या बोलते थे? काराकुंस, काराकुंस बोलते थे मराठा काल में राजस्व अधिकारियों को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके दोनों ही विकल्प हमारे सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच का विवाद है? भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? भारत बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा पर जो है ना, 3 बीघा कॉरिडोर एक पट्टी है जो इसके मध्य विवादित थी। बाकी आपको पता ही होगा कि एक संशोधन किया गया था, 100 नंबर का संविधान संशोधन 2015 में संशोधन किया गया था, और 100वें संविधान संशोधन 2015 के द्वारा, है ना, बांग्लादेश को भारत सरकार ने जो विवादित क्षेत्र थे लगभग 111 क्षेत्र वो बांग्लादेश को दे दिए, और बांग्लादेश से भारत को कितने क्षेत्र प्राप्त हुए थे? 51 क्षेत्र प्राप्त हुए थे। तो ये जो सीमा विवाद था इसी को 3 बीघा कॉरिडोर विवाद कहते हैं। तो 3 बीघा कॉरिडोर विवाद हमारा भारत और बांग्लादेश के मध्य था। 100वां संशोधन 2015, 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए भारत द्वारा जो विवादित थे, और आपका कितने क्षेत्र? 51 क्षेत्र भारत को मिले थे जो विवादित थे हमारे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।